In this video we will study about the biomolecules, that is the second type of the biomolecule in carbohydrate, means oligosaccharide. So first of all we start with oligosaccharide. लास्ट वीडियो में हमने मोनोसेकेराइड फिनिश किया. मोनोसेकेराइड दैट इज द मोनोमर ऑफ द पॉलीसेकेराइड, or we can say that monomer having only the single functional group containing glucose in it. For example हमने मोनोसेकेराइड में बात की थी ग्लूकोज, पेंटोज, उसके अलावा ट्रायोज शुगर, टेट्रोज शुगर, हेप्टोज शुगर. तो ये सभी जो हेक्सोज शुगर है, हेप्टोज शुगर है, ये सभी सिंगल यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल दीज forms the monosaccharide. आज हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में. ओलिगोसैकेराइड मीन्स द सेकेंड ग्रुप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. ओलिगोसैकेराइड containing 2 to 9 monosaccharides. 9 monosaccharides means 2 से 9 तक जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, अगर हम उन्हें कंडेंस कर दें, उनके बीच में बॉन्डिंग्स क्रिएट करें, तो वो क्या बनाते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं. अब ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड. तो वो किस बेस पर कर सकते हैं? इफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग द 2 monosacharide unit in it, then it is known as disaccharide. If it contains the 3 units, it is known as trisaccharide. If it contains the 4 units, then it is known as the tetrasaccharide. तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में हम मोनोसेकेराइड्स के कंडेंसेशन को देखते हैं कि वो डाइसेकेराइड है, ट्राई है, टेट्रा है, या फिर वो इसी तरीके से अप टू 9 यूनिट्स तक जब हम मोनोसेकेराइड का कंडेंसेशन पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ओलिगोसेकेराइड कहलाता है. तो इस ओलिगोसेकेराइड को हम क्लासिफाई करते हैं मेनली जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, that is only the disaccharide. So first of all we are taking here disaccharide. Disaccharide means which consists of 2 monosaccharide units in it. 2 monosaccharide units. These monosaccharide units may be different. For example हेक्सोज में जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, कोई भी हो सकता है. तो यहाँ डाइसेकेराइड इट मीन्स कंडेंसेशन हमेशा 2 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा. और अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हमारे पास डाइसेकेराइड्स के जो आते हैं दैट इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज. Means all these are the disaccharide made up of only 2 monosaccharide unit condensation. और जब भी हम कंडेंसेशन की बात करेंगे तो कंडेंसेशन जब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में होगा, तो हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से लॉस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइसेकेराइड के बारे में जिसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं इट इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ शुगर्स. कॉमन टाइप की शुगर्स हैं जो जनरली हम यूटिलाइज करते हैं. तो इस कॉमन टाइप की शुगर में सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सुक्रोज को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर सुक्रोज. सुक्रोज इज कॉमनली नोन एज केन शुगर. और इसे केन शुगर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन. शुगर केन से इसे ऑब्टेन किया जाता है, सो इट इज नोन एज द केन शुगर. एंड दिस केन शुगर और यू कैन से द सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ 2 monosaccharide units in it. One is the glucose and one is fructose. These are the 2 monosaccharide units present in it, that is the glucose and the fructose. Having both formula similar C6H12O6 but the structural arrangement is different. वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था. तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सुक्रोज किस तरीके से कंडेंसेशन करेगा. देन यहाँ पर ये जो दोनों यूनिट्स हैं इनको अगर हम जनरल फॉर्मूला से शो करें तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा उसे हम लिख सकते हैं जैसे ग्लूकोज C6
H12O6 प्लस फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है C6H12O6। क्लियर। अब यहाँ पर ये दोनों जब यूनाइट करते हैं, कंडेंस होते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल आता है C12H22O11 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 12 प्लस 12 24, लेकिन यहाँ बैलेंस करते हैं तो 22 इज हियर एंड 2 इज हियर। क्लियर। देन ऑक्सीजन 6 and 6 12, but here only the 11 oxygen, 1 oxygen with the water molecule. So this is the formula of the sucrose. We can say this is sucrose. And if we are taking here, that is the glucose, or you can say it is the fructose. If we take the detailed diagram of both these, how they combine or they get condensed, so we can draw the diagram for these two. This glucose is the hexose sugar, as well as the fructose is also the hexose sugar. We are drawing here the diagram for both. This is the glucose containing the 6 carbons. This one is the first carbon, second, third, fourth, fifth and sixth carbon is present as a branching structure. Next, we are taking here the fructose unit. So we can draw the fructose like this. This is the fructose having first carbon. This is the second, third, fourth, fifth and the sixth carbon is present here. तो ये है दोनों का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कि किस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब हम देखते हैं इसमें कि जब हम ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पोजीशन है in fructose, that is occupied by the ketone group, and in this first carbon having the aldehyde group. When the bond formation takes place between them, then this is the bond formation between these two. Means first carbon of the glucose having the aldehyde group helps in bonding with the second carbon ketone group present in the fructose. अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड क्रिएट हुआ है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द first carbon of the glucose and second carbon of the fructose. So we can write like this 1,2 glycosidic bond. And this 1,2 glycosidic bond is always formed in the sucrose. So this is about the glycosidic bond. One more important thing, this sucrose is known as non-reducing sugar. Non-reducing sugar. Why this sucrose known as a non-reducing sugar? Because here this is the aldehyde group in glucose, and this aldehyde group is also the reducing group. The reducing group. And when we talk about this fructose consists of the ketone group, and this ketone group is also a reducing group. नेचर वाइज ये दोनों ही रिड्यूसिंग है, लेकिन जब यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, तो क्या रिजल्ट निकला कि एल्डिहाइड ग्रुप जो कि रिड्यूसिंग था वो ग्लूकोज से, और कीटोन फ्रक्टोज का रिड्यूसिंग ग्रुप दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और दोनों के बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने से दोनों का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो फिनिश हो गया. क्यों? क्योंकि इनके रिएक्ट करने से, दोनों के रिएक्शन से क्या हुआ कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और इन दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली. तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन से दोनों के रिड्यूसिंग ग्रुप जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए इसमें अब कोई भी रिड्यूसिंग फैक्टर नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ शुगर इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. So this is about the sucrose. Next example of the disaccharide is maltose. Next is the second is the maltose sugar. Maltose sugar. This maltose sugar is commonly known as the malt sugar. Malt sugar. And it is found
जनरली इन जर्मिनेटिंग सीड्स, काफी एनर्जेटिक शुगर होती है, तो इसलिए ये जर्मिनेटिंग सीड्स में सबसे ज्यादा मिलती है, माल्ट शुगर। अब इस माल्टोज शुगर में क्या कंपोजिशन होती है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मीन्स इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डाइसैकेराइड, और इस डाइसैकेराइड में दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज अबाउट द माल्टोज डाइसैकेराइड। नेक्स्ट आता है कि अब इस ग्लूकोज का जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगेन अगर हम इन दोनों का जनरल फॉर्मूला लेकर चले तो क्या रिजल्ट निकलता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6, और दोनों जब यूनाइट करते हैं, दोनों का कंडेंसेशन जब होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, प्लस में C12H22O11 की फॉर्मेशन होती है। डायग्राम से देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे, कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो अभी हमने जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, दैट इज द हेक्सोज शुगर हियर, तो यहाँ भी हेक्सोज शुगर को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द हेक्सोज शुगर, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6th कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6th कार्बन, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिए। अब रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? 1 and 4th, मीन्स एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का 4th कार्बन। तो इस बॉन्ड को भी हम क्या नाम देंगे? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मीन्स ये नाम जो दिया जा रहा है ये किस बेस पर है? जो भी कार्बन का नंबर वहां इन्वॉल्व हुआ है, जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर क्या शो होता है? यहाँ जो यूनियन चल रहा है, मीन्स कंडेंसेशन जब होगा दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो कैसे होगा? फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन इस ग्लूकोज का, उसके ऊपर कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, क्लियर। और जो हमारे पास ये सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 4th कार्बन पर यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, मीन्स यहाँ जो यूनियन है वो किसके बीच में हो रहा है? CHO एल्डिहाइड और OH ग्रुप के बीच में, क्लियर। तो इसके कंडेंसेशन से हमारे पास क्या बन गया? माल्ट शुगर बनकर आई है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा? देखिए कि इस बॉन्डिंग को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वेदर इट इज द रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग। तो हम लिख सकते हैं कि माल्ट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब हमने इसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहा है? दिस एल्डिहाइड ग्रुप इज रिड्यूसिंग इन नेचर, दिस इज रिड्यूसिंग, बट दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज द एल्डिहाइड ग्रुप इंटैक्ट, मीन्स इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अभी भी इसके पास प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी डाइसैकेराइड को कंसीडर करते हैं तो उस डाइसैकेराइड में अगर एक मोनोसैकेराइड यूनिट के पास उसका रिड्यूसिंग ग्रुप इंटैक्ट होता है तो हम उस शुगर को क्या नाम देते हैं? रिड्यूसिंग शुगर नाम देते हैं। तो इस ग्लूकोज का रिड्यूसिंग ग्रुप एल्डिहाइड बिजी हुआ, उसने यूनियन किया, बॉन्ड फॉर्मेशन की, लेकिन इस ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन पर अटैच्ड एल्डिहाइड ग्रुप है वो एज इट इज प्रेजेंट है, इसलिए ये शुगर कैसी कहलाएगी? रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। सो दिस इज अबाउट द maltose sugar, that is a type of reducing sugar. Next is the lactose sugar. Next is the third type is the lactose sugar. Lactose sugar. This lactose sugar is also known as the milk sugar. और इसे मिल्क शुगर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अकर्स नेचुरली इन द मिल्क, मिल्क में ये नेचुरली प्रेजेंट होती है, सो इट इज नोन एज द मिल्क शुगर। दिस लैक्टोज शुगर इज मेड अप ऑफ 2 monosaccharide units, that is glucose plus galactose. Again formula is same but the structure is different. तो यहाँ जब हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को रिएक्ट कराते हैं तो अगेन यहाँ जो बॉन्डिंग बनती है सेम एज इन केस ऑफ द माल्टोज शुगर, दैट इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सेम बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मीन्स यहाँ जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना वो फर्स्ट
कार्बन ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज उसके एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में, और दूसरा फोर्थ कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बीच में बनता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक रिड्यूसिंग ग्रुप यूज हुआ। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट कार्बन का रिड्यूसिंग ग्रुप है CHO, वो एज इट इज है, दैट इज इंटैक्ट। तो इस इंटैक्ट एल्डिहाइडिक ग्रुप के होने की वजह से ये शुगर कैसी होगी? इट इज रिड्यूसिंग शुगर। इसका नेचर क्या होगा? ये भी रिड्यूसिंग नेचर की होगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द लैक्टोज शुगर। नेक्स्ट, यहाँ हमारे तीनों डाइसेकेराइड्स फिनिश हुए। नेक्स्ट आता है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड जो है इज मेड अप ऑफ 3 मोनोसेकेराइड। ये 3 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना है। अब यहाँ जो 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? एग्जाम्पल है इसका रैफिनोज एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस वी कैन से द गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ बाइंड कर रहा था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, तो वहां पर 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। फिर फ्रक्टोज अगर गैलेक्टोज के साथ बाइंड करेगा तो नेक्स्ट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जब इनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होंगे तो वन ऑफ दीज 3 शुगर हैज देयर रिड्यूसिंग ग्रुप इंटैक्ट, और उस इंटैक्ट रिड्यूसिंग ग्रुप के होने की वजह से हम उसे क्या कहेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ये एक तरह की रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। क्लियर? इसके साथ ही लास्ट में हम करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर का यहाँ क्या मीनिंग है। रिड्यूसिंग शुगर कि हम किसी टाइप की शुगर को रिड्यूसिंग कैसे कहते हैं? मीन्स विच कैन रिड्यूस कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर 1 पॉजिटिव। जो कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, दैट इज नेम्ड एज द रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ जो रिड्यूसिंग शुगर की जो पहचान है या डायग्नोसिस है वो कैसे करते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन से करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन ही किसके बने हुए हैं? CuSO4 कॉपर सल्फेट के बने हुए हैं, जहां पर कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ है। और जब हम इसके अंदर यूरिन का सैंपल ऐड करते हैं एंड दैट यूरिन कंसिस्ट ऑफ, इफ इट कंसिस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर इन इट, तो ये यूरिन की जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करती है? इस कॉपर सल्फेट को CuO कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। तो उसकी वजह से जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है और हम पहचानते हैं कि कौन से टाइप की शुगर वहां प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइसेकेराइड्स।